हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12th का जो है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। तो आप लोगों ने कमेंट किया था कि मनी एंड बैंकिंग का जो चैप्टर कराइए, तो क्लास 12th का मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ मनी एंड बैंकिंग चैप्टर नंबर 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये होने वाला है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12th का चैप्टर मनी एंड बैंकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्या है इम्पोर्टेंट। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा और सारे टॉपिक इसके कवर कर लेंगे। और इसको देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद जो है इसकी जो है पार्ट बाय पार्ट में इसके जो है मनी एंड बैंकिंग के सारी वीडियो मैं बनाऊंगा, जिससे कि आपको जो है जब वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको दे सकूँ। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर। अब पहला जो ये है अध्याय 2 है हमारा मनी एंड बैंकिंग, यानी मुद्रा एवं बैंकिंग। तो यहाँ पर मुद्रा और बैंकिंग दोनों ही चैप्टर है। हो सकता है आपकी अगर पुराना एडिशन आपका बुक हो तो उसमें क्या होगा, पुराने एडिशन में मुद्रा का अलग है और बैंकिंग का अलग चैप्टर दे रखा है। तो किसी किसी बुक में मुद्रा और बैंकिंग दोनों ही चैप्टर, ये पूरा एक ही चैप्टर दे रखा है। यहाँ पर अलग अलग होता है, यानी ये जो चैप्टर है वहाँ पर अलग अलग दे रखा है। और इस तरह से अगर ये एक चैप्टर ये दे रखा है तो यहाँ पर किसी किसी बुक में अलग अलग चैप्टर भी दे रखा है। ठीक है, तो ये अलग अलग चैप्टर दिया होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर हमारे पास है मुद्रा। अब समझते हैं मुद्रा क्या है। देखिए सबसे पहले मुद्रा हमें समझना होगा। तो मुद्रा क्या है, देखिए यहाँ पर जो परिभाषा लिखी हुई है वो हम पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस परिभाषा को। तो यहाँ पर कह रहा है कि मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक और स्थगित भुगतानों के माप, यानी भुगतानों के माप तथा मूल्य संचय हेतु संचय रूप से स्वीकार की जाती है। दोस्तों ये जो परिभाषा काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही होगी आपको, मैं यहाँ पर आपको ये परिभाषा एक्सप्लेन करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल शब्दों में। तो चलिए इसको समझते हैं। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप अपनी तरफ से खुद बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना होता है, समझने के बाद आपको कुछ मेन शब्द याद करने पड़ेंगे। जो मुख्य शब्द होते हैं वो आपको यूज करने पड़ेंगे, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं। यहाँ पर इसको कह रहा है कि मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो मुद्रा क्या है यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पर कोई भी इस तरह से क्या है, मुद्रा की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये मुद्रा है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर मैं यहाँ पर इसको बात करूँ तो ये हम मुद्रा बोल देते हैं। कोई भी चीज़ है मुद्रा है, ठीक है। कोई भी क्या हो सकती है, वस्तु है। ये वस्तु हम मुद्रा बोल रहे हैं, किसी भी वस्तु को मुद्रा कह रहे हैं। अभी आप देखेंगे मुद्रा क्या होती है, हम नोट्स को मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह से नोट्स होते हैं हमारे पास, इस तरह से नोट्स हैं, तो हम इन नोट्स को मुद्रा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये मुद्रा कह रहा है कोई भी वस्तु, मुद्रा की बात कर रहा है कि कोई भी वस्तु, ऐसी वस्तु, यानी क्या है, मुद्रा को ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो विनिमय के माध्यम, यानी विनिमय क्या होता है, अब हमें समझना पड़ेगा विनिमय क्या होता है। विनिमय समझिए, विनिमय मतलब एक आदमी, ये वाला आदमी और ये आदमी, ठीक है, ये दो आदमी है। अब मान लीजिए यहाँ पर विनिमय का मतलब है कि इस आदमी को, नंबर 1 को कुछ चाहिए और इस आदमी को भी कुछ चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर दो उदाहरण ले लेता हूँ। यहाँ पर चीनी, ठीक है, और चावल का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। इस आदमी को यहाँ पर चीनी चाहिए, ठीक है, इसके पास चीनी है लेकिन इसको चावल की ज़रूरत है। यहाँ पर इस आदमी के पास जो है, इसके पास चावल है लेकिन इसको चीनी की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुद्रा क्या है, इनके पास दो वस्तुएं हैं। अब यहाँ पर हमने बताया कि मुद्रा, यहाँ पर जो मुद्रा भी होती है, जो यहाँ पर क्या मुद्रा होती है वो वस्तु होती है। तो क्या ये चीनी या चावल इनमें से कोई वस्तु है? नहीं। आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। हम मुद्रा को उस रूप में जानते हैं जैसे कि ये नोट्स होते हैं, इस तरह से नोट होते हैं मुद्रा के, इस तरह से नोट होते हैं। हमारे पास गड्डियाँ होती हैं नोट्स की, और सिक्के होते हैं, वो चलते हैं मार्केट में, वो नोट्स होते हैं। तो यहाँ पर वो हमारी करेंसी होती है, मतलब इस तरह से वो हमारी मुद्रा है।
तो अगर आप यहाँ पर करेंगे तो क्या ये चीनी और चावल मुद्रा नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो अब हमें कैसे पता करना है वाक़ई में मुद्रा है क्या? मुद्रा क्या है? एक माध्यम है, जो कि बताया गया है एक माध्यम है। यानी मुद्रा क्या है? ये नोट जो है ये माध्यम है जो कि इन दोनों के बीच वस्तुओं के आदान-प्रदान में यूज़ होगी। मुद्रा क्या है? एक इन दोनों के बीच जो ये वस्तुओं का आदान-प्रदान करेंगे ना, उसके लिए एक माध्यम है मुद्रा, ठीक है? विनिमय क्या होता है? एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु को लेना, यानी वस्तुओं का आदान-प्रदान विनिमय कहलाता है। तो विनिमय में जो यूज़ होती है, यानी वस्तुओं के आदान-प्रदान में, जैसे एक वस्तु इसके पास है, एक इसके पास है, तो यहाँ पर वस्तुओं को अदला-बदली करने में या वस्तुओं के विनिमय में, ठीक है? यानी बदलने में जो चीज़ उपयोग होती है, उसे हम मुद्रा कहते हैं, ठीक है? तो मुद्रा के द्वारा हम विनिमय करते हैं, एक माध्यम है वस्तुओं को अदला-बदली करने का, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि अगर हमें चीनी चाहिए, तो चीनी के बदले में हम यहाँ पर मुद्रा दे देंगे उतनी, और हमें चीनी मिल जाएगी। तो ये पहले क्या होता था जब मुद्रा नहीं होती थी? पहले क्या होता था कि यहाँ पर लोगों के पास नोट नहीं होते थे, यहाँ पर चीनी और चावल होता था। तो चीनी चावल में क्या होता था कि इस व्यक्ति को, एक ऐसे इंसान को ढूँढना पड़ेगा जिसको कि चीनी की ज़रूरत हो और उसके पास चावल उपलब्ध हो। जैसे कि ये इंसान उसको मिल गया, उसके बाद ये यहाँ से इससे चावल खरीद लेगा और चीनी दे देगा उसके बदले में, तो इसका काम बन जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर इसको ऐसा करना है तो इस व्यक्ति को एक ऐसे इंसान की ज़रूरत है जिसके पास चीनी हो और चावल की उसको ज़रूरत हो। तो यहाँ पर इस तरह से ये इंसान मिल गया, ठीक है, इसकी ज़रूरत भी पूरी हो गई। लेकिन ये ढूँढने में काफ़ी दिक्कत आती थी, ठीक है? तो ये काफ़ी दिक्कतें आती हैं, जिसके लिए हमने करेंसी बनाई। और करेंसी, अभी ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ये सारी चीज़ें होती क्या हैं। तो ये जो हमारी जो है पुरानी पद्धति होती थी, जो है करेंसी जब नहीं हुआ करती थी तब ये यूज होता था, ठीक है? तो ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा चैप्टर में। पहले हम देखेंगे करेंसी क्या है। तो अभी हमारा करेंसी जो है विनिमय का माध्यम होती है। दूसरा, विनिमय आपको समझ आ गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर विनिमय समझने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, उसके बाद जो है विनिमय का माध्यम हो गई। दूसरा, मूल्य के मापक होती है, यानी इसमें क्या होता है कि मूल्य का मापक होता है। यहाँ पर देखिए, अगर ये दोनों हैं तो यहाँ पर ये से बताएगा कि यहाँ पर देखिए जब चीनी दे रहा है ये, अगर मैं चीनी और चावल की बात करूँ तो चीनी अगर चावल के बदले में दे रहा है तो इसको ये नहीं पता कि कितनी चीनी कितने चावल के बदले में देनी है। कोई भी मापन क्रिया नहीं है यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ पर जितने में ये सहमत हो जाए, हो सकता है कि भाई मैं 1 कटोरी चीनी, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर इस तरह से बात करूँ तो हो सकता है कि ये कहेगा कि मैं 1 कटोरी चीनी दूंगा, उसके बदले में मैं 2 कटोरी भाई चावल लूँगा, ठीक है? तो ये भी कह सकता है, बिल्कुल कह सकता है कि ये अगर चीनी की डिमांड ज़्यादा है तो ये भी कह सकता है। और ये अगर इसको ज़रूरत है तो ज़रूरत के हिसाब से होगी। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो ये 1 कटोरी चीनी के बदले ये चावल दे सकता है 2 कटोरी। तो आप देखिए यहाँ पर कोई भी पैमाना नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाई गई करेंसी, ठीक है? तो करेंसी क्या करती है? ये मापक होती है, मूल्य का मापक होती है। तो पहला हम यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं, ठीक है? यहाँ पर विनिमय का माध्यम, ठीक है? तो विनिमय का माध्यम हो गई, पहला तो विनिमय का माध्यम होगी। दूसरा, मूल्य मापक, मूल्य की मापक। तो यहाँ पर हमने लिख दिया विनिमय का माध्यम, मूल्य की मापक, ठीक है? तो ये माप देती है कि भाई 1 किलो चीनी में, यहाँ पर 1 किलो चीनी 60 रुपये की मिलेगी। तो यहाँ पर ये 1 किलो 60 रुपये के लिए दे दिया जाता है और ये सभी लोग एक्सेप्ट करते हैं, यानी हर जगह चलता है, ठीक है? तो ये मूल्य का मापक होती है। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आ जाते हैं मूल्य के मापक के बाद क्या था? स्थगित भुगतानों के माप तथा मूल्य संचय हेतु। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है कि स्थगित भुगतान, जो कि स्थगित भुगतान यानी भुगतान जो बचे हुए हैं या पहले के भुगतान है उनको करने के लिए, यानी भुगतान करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं हम, ठीक है? और उनके मूल्य संचय हेतु, यानी मूल्य संचय हेतु भी किया जाता है और संचय रूप से स्वीकार की जाती है। संचय मतलब होता है कि इकट्ठा करने के लिए, ठीक है? तो मूल्य हम क्या करते हैं कि मनी को हम इकट्ठा करने के लिए, मान लीजिए तिजोरी है आपके पास एक, तो तिजोरी में आप क्या करेंगे? आप इस तिजोरी में, ठीक है, आप इस तिजोरी के अंदर
जो है आप अपना पैसा रखेंगे तो इसको क्या है, इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए भी उसकी मांग की जाती है। तो यहाँ पर अलग अलग काम के लिए मांग होती है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। पहला तो विनिमय के लिए, कि वस्तुओं को कितना, मतलब एक दूसरे से वस्तु बदलने के लिए, इस तरह से, यानी वस्तु खरीदने के लिए, विनिमय के लिए। उसका दूसरा है मूल्य के मापन के लिए, यानी मूल्य का माप की कितनी वस्तु के बदले में कितना पैसा मिलेगा, ये मूल्य का माप करती है। उसके बाद स्थगित भुगतानों की माप, मतलब जो कि हमें स्थगित भुगतान है, मतलब ये बाद में करने हैं पहले करने हैं, वो भुगतान भी हम इसके द्वारा कर सकते हैं। मतलब कि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर कोई पहले ही इसको पैसे, यहाँ पर कोई आदमी है, इसको मैंने पहले ही पैसे दे दिए, ठीक है, पहले ही 10, यहाँ पर मैंने 1000 रुपये इसको पहले ही दे दिए, ठीक है। उसके बाद मैं वस्तु, मैंने बोल दिया बाद में मैं ख़रीद लूँगा। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं इसको पहले ये वस्तु दे देता है, उसके बाद मैं बाद में इसको 1000 रुपये दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से भी ये काम करता है। मूल्य का संचय हेतु, यानी मूल्य की ये 1000 रुपये अगर मेरे पास है तो मैं इसको तिजोरी में भी रख सकता हूँ। तो अब आपको याद रखना है, सिर्फ मुद्रा एक ऐसी वस्तु के रूप में परिभाषित की जा सकती है, मतलब कह सकते हैं मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो कि विनिमय के माध्यम मूल्य के मापन, यानी विनिमय का माध्यम मूल्य का मापन और स्थगित भुगतानों के मापन, यानी स्थगित भुगतानों के माप, ठीक है। कौन से दो माप हो गए, पहला मूल्य का माप हो गया, दूसरा स्थगित भुगतान का माप हो गया, ठीक है। तीसरा है, यहाँ पर 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापन, तीसरा पॉइंट है स्थगित भुगतान और चौथा पॉइंट है मूल्य संचय, ठीक है। मूल्य संचय यानी इकट्ठा करना। तो ये 4 काम करने के लिए जो है मुद्रा, जो वस्तु, यानी जो भी वस्तु ये 4 काम करेगी ना, उसे ही हम मुद्रा कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो नोट होते हैं जो कि हमारे पैसे होते हैं, नोट, तो ये चारों काम करके देते हैं, ठीक है। तो ये नोट क्या करते हैं, इस चारों के चारों काम हमें करके देते हैं। तो इसीलिए इन नोट को हम क्या कहते हैं, करेंसी कहते हैं, मतलब इन्हें मुद्रा कहा जाता है। तो आई होप दोस्तों आपको ये क्लियर हो गया मुद्रा क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम आगे क्या है कि यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति। अब मुद्रा आपूर्ति क्या होती है, देखिए, मुद्रा आपूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में जनता के पास, यानी क्या है, एक निश्चित समय, क्या होना चाहिए, निश्चित समय होना चाहिए, ठीक है। एक निश्चित समय पर देश की जनता के पास मुद्रा स्टॉक, यानी कुल स्टॉक, मुद्रा के कुल स्टॉक से है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मुद्रा पूर्ति का अभिप्राय। अब देखिए, पूर्ति का अभिप्राय मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, पूर्ति का अभिप्राय क्या होता है। कि यहाँ पर पूर्ति की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है, एक बैंक है, ठीक है, ये बैंक है, और बैंक में यहाँ पर क्या है, पैसा। तो मुद्रा आपूर्ति क्या है कि आपके पास कितना पैसा है, यहाँ पर एक समय अवधि में, या मान लीजिए एक वर्ष की बात करें, एक साल की बात करें, तो एक साल के अंदर इस बैंक के अंदर कितना पैसा उपलब्ध है, ठीक है, कितना पैसा उपलब्ध है, कितनी पूर्ति हुई है, वो हमारा क्या है, मुद्रा, यहाँ पर ये स्टॉक है, ठीक है। मुद्रा आपूर्ति यानी मुद्रा के पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर एक देश के पास, एक पूरे देश के देश और जनता के पास कुल कितना पैसा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर देश और जनता की बात करेंगे, यहाँ पर देश में, एक देश के अंदर जितने भी बैंक हैं, सभी बैंकों में कितना पैसा है, और वहाँ पर रहने वाले लोगों के पास कितना पैसा है, इन सभी को जब जोड़ दिया जाएगा तो उसे हम यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति कहेंगे। आप मुद्रा आपूर्ति को इस प्रकार से समझ सकते हैं, यहाँ पर मुद्रा आपूर्ति का मतलब हो गया जनता के पास, यानी जनता के पास करेंसी कितनी है, लोगों के पास कितना पैसा उपलब्ध है, उसके बाद बैंकों के पास मांग जमाएं कि बैंकों ने अपने पास कितना जमा पैसा रखा है, उसके बाद रिजर्व बैंक के पास कितना पैसा पड़ा हुआ है। जब हम तीनों के पास, यानी जनता, बैंक और रिजर्व बैंक, अब हम तीनों को प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमारा यहाँ पर निकल के आएगा मुद्रा की आपूर्ति, यानी मुद्रा कितनी हुई। आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे याद रख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में क्या है, MS इक्वल टू, ठीक है, मनी सप्लाई इक्वल टू, यहाँ पर ये आ गया हमारा करेंसी C, और C डबल प्लस DD प्लस OD। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए
अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा यहाँ पर है मुद्रा आपूर्ति के घटक। मुद्रा आपूर्ति के घटक क्या होते हैं? मुद्रा आपूर्ति के घटक दो प्रकार के होते हैं। पहला कि जनता के पास करेंसी यानी सिक्के या नोट हो सकते हैं, कि जनता के पास, लोगों के पास, जो जनता है हमारे पास, इस तरह से जनता के पास यहाँ पर कितनी करेंसी है, ठीक है, करेंसी कितनी है। उसके बाद मांग जमाएं। अब ये मांग जमाएं क्या होती हैं, अब इन्हें समझते हैं, मांग जमाओं को समझते हैं। आई होप दोस्तों आपको डाउट होगा कि मांग जमाएं होती क्या हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मांग जमाएं क्या होती हैं। तो चलिए, मांग जमाएं क्या होती हैं। अगर मान लीजिए ये बैंक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक बैंक बनाया, यहाँ पर क्या है, ये बैंक है। अब ये बैंक है, क्या है, यहाँ पर ये बैंक, ठीक है, ये बैंक है। अब इस बैंक में क्या होता है, ये एक व्यक्ति है, आदमी है, ठीक है, इसने इसकी सैलरी आई और यहाँ पर ये अपना पैसा जमा करेगा। ये क्या करेगा, अपना पैसा जमा करेगा। तो ये व्यक्ति अपना पैसा बैंक के अंदर जमा करता है। तो उसके बाद ये क्या होगा, और ये कैसा अकाउंट खुलवाता है, ये अपना बैंक अकाउंट, या तो ये अपना क्या खुलवाता है, करंट अकाउंट खुलवाता है, ठीक है, करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट ओपन करवाता है बैंक के अंदर। इससे क्या होगा, करंट अकाउंट ओपन करवाता है, इससे कभी भी वो पैसा निकाल सकता है अपने बैंक से, ठीक है। तो यहाँ पर बैंक क्या करता है, बैंक जो है इसका पैसा रखता है। उसके बाद ये क्या है, इसे कहते हैं मांग जमा। मांग जमा, आप देखिए शब्द से देखिए, मांग और जमा, ठीक है, मांग प्लस जमा से बना हुआ है मांग। मतलब ऐसा पैसा बैंक के अंदर जमा हो रखा है जिससे कि ये उपभोक्ता या व्यक्ति कभी भी मांग सकता है और जमा कर रखा है, ठीक है। ऐसा पैसा जमा कर रखा है इस व्यक्ति ने बैंक के अंदर जिसे वह कभी भी मांग सकता है, कभी भी निकाल सकता है, उसे हम मांग जमा कहते हैं, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया मांग जमा क्या होता है। यानी ऐसा पैसा जब आप बैंक के अंदर आप अकाउंट खुलवाते हैं और आप चाहते हैं कि वो बैंक से आप पैसा कभी भी निकाल लें, तो उसे मांग जमा कहते हैं। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया मांग जमा क्या होता है। तो यहाँ पर दो प्रकार से होता है ये, कि जनता के पास करेंसी कितनी है, ठीक है, क्या है हमारे पास, जनता के पास करेंसी कितनी है, उसके बाद ये मांग जमाएँ कितनी है। अब हम बात करते हैं मांग जमाएँ क्या होती हैं, इसको पढ़ते हैं। ये वे जमाएँ होती हैं जो किसी समय, यानी जो किसी भी समय, यदि कि समय मांगने पर बैंक से निकलाई जा सकती है। तो वही बात है जो मैंने आपको बताई कि मांग जमा ऐसी जमा होती है जिसे हम कभी भी किसी भी समय बैंक से निकलवा सकते हैं, मांग सकते हैं, या इन्हें चेक द्वारा भी निकलवाया जा सकता है, ठीक है। तो चेक द्वारा भी हम इसे निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं व्यावसायिक बैंक का अर्थ। अब व्यावसायिक बैंक क्या होता है, अब देखिए एक यहाँ पर व्यावसायिक बैंक क्या है, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर व्यावसायिक बैंक वह वित्तीय संस्था है, क्या है, व्यावसायिक बैंक वह वित्तीय संस्था है जो मुद्रा साख में व्यवहार करती है, मुद्रा साख में व्यवहार करती है। व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करते हैं तथा अपने लिए लाभ का सृजन करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या कहना चाहता है, व्यावसायिक बैंक का अर्थ, मतलब व्यावसायिक बैंक होता क्या है वास्तविक में। तो व्यावसायिक बैंक का मतलब है कि व्यावसायिक बैंक एक वित्तीय संस्था होती है। यानी मैं अगर आपको इसको बताना चाहूँ तो यहाँ पर क्या है, व्यावसायिक बैंक, जो व्यावसायिक बैंक होता है, यहाँ पर व्यावसायिक बैंक जो होता है, यहाँ पर अगर मैं व्यावसायिक बैंक की बात करूँ तो व्यावसायिक बैंक एक वित्तीय संस्था, ठीक है, क्या है, एक वित्तीय संस्था, एक वित्तीय संस्था है जो कि लोगों का पैसा अपने पास रखती है। यानी वित्तीय संस्था है जो कि लोगों का पैसा अपने पास रखती है, ठीक है, और क्या करती है, और अपने पास रखती है, और ये जो है हमारे अपने पास तो रखेगी और उसके साथ क्या करेगी, ये यहाँ पर साथ में मुद्रा तथा साख में व्यवहार करती है। यानी मुद्रा और साख में व्यवहार करेगी, मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मुद्रा साख, जो भी पैसा आएगा, जो भी पैसा इस व्यक्ति का वो जमा करेगी और ये व्यक्ति को पैसा देगी और व्यक्ति से पैसा लेगी। तो यहाँ पर क्या है, ये व्यवहार कर रही है। तो पैसा लेना देना ये क्या होता है, व्यवहार होता है एक तरह से, ठीक है।
तो ये क्या है, व्यवहार है, तो ये इसका काम होता है। तो ये मुद्रा और साख में व्यवहार करती है। तो आई होप क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं और क्या है कि मुद्रा साख में व्यवहार करती है। उसके बाद क्या होता है कि व्यावसायिक बैंक ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से जनता से जमाएं स्वीकार करते हैं। मतलब ये जो बैंक होते हैं व्यावसायिक बैंक, ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से। अब ये बैंक क्या काम करते हैं वो देखिए ज़रा। तो ये बैंक का काम होता है, यहाँ पर ये जो पैसा है इस व्यक्ति से ये पैसा लेते हैं। ये क्यों लेते हैं, इसका कोई रीज़न होगा ना। तो यहाँ से ये पैसा लेते इसलिए हैं ताकि ये व्यक्ति यहाँ पर ये बैंक अपने पास पैसा रख सके, उसके बाद ये पैसा किसी दूसरे को दे सके। ठीक है, ये पैसा इससे पैसा लेकर ये दूसरे को दे सके। ठीक है, इसीलिए ये पैसा उधार लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं बैंक के अंदर। ठीक है, अब ये काम होता है। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वाला काम हो गया। उसके बाद इनका काम क्या होता है कि यहाँ पर उद्देश्य इसका मतलब जमा स्वीकार करते हैं ऋण देने के उद्देश्य से, ताकि हम दूसरों को पैसा दे सके इसलिए, तथा अपने लिए लाभ का सृजन करती है। अब ये देखिए यहाँ पर ये बैंक क्या कर रही है, इस व्यक्ति से पैसा लेती है और बैंक दूसरे व्यक्ति को देती है। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि बैंक का क्या फ़ायदा हुआ, बैंक का क्या फ़ायदा हुआ। यहाँ पर बैंक का ही तो फ़ायदा हुआ। ये क्या करेगी, यहाँ पर एक चलती है एक चीज़, ब्याज। ब्याज पर काम करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ब्याज मतलब है कि ब्याज पर काम करेंगी कि यहाँ पर ये व्यक्ति जो है जब अपना पैसा जमा करेगा तो इस व्यक्ति को इसके पैसे पर कम ब्याज मिलेगा। ठीक है, कम ब्याज मिलेगा। लेकिन जब ये बैंक किसी व्यक्ति को देगी पैसा तो उससे ज़्यादा ब्याज लेगी। मतलब मान लीजिए इस व्यक्ति ने जब पैसा जमा किया तो इसको 5% मिला, यानी 5% इसको मिला। लेकिन जब इसका पैसा जब बैंक ने दूसरे को दिया तो इसको 12, बैंक को कितना मिला, 12% रिटर्न। कितना मिला, 12% का रिटर्न मिला। अब यहाँ पर देख सकते हैं 12 में से अगर मैं 5 घटा दूँ तो यहाँ पर 7% का रिटर्न जो है बैंक को प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो बैंक को क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 7% का। तो इस तरह से बैंक क्या करती है, काम करती है, एक से पैसा लेती है और दूसरे को देती है। ठीक है, उस पर ब्याज ज़्यादा लेती है जिससे बैंक की कमाई होती है। इस तरह से बैंक संस्था काम करती है। ठीक है, और ये इसीलिए जमा स्वीकार करती हैं ताकि दूसरों का पैसा रख के तीसरे को दे सकें। ठीक है, पहले का मतलब जो व्यक्ति है उसका पैसा लेके किसी अन्य व्यक्तियों को दे सकें। तो ये इस तरह से बैंक काम करता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए व्यावसायिक बैंक हो गया, ये काम होता है व्यावसायिक बैंक का। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं आगे क्या है कि व्यावसायिक बैंक द्वारा साख निर्माण, मुद्रा निर्माण। अब व्यावसायिक बैंक साख निर्माण कैसे करता है, मुद्रा निर्माण कैसे करता है, वो जो मैंने अभी आपको बताया कि कैसे ब्याज दिया जाता है, वो सारी चीज़ें अभी आगे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो साख निर्माण से तात्पर्य यहाँ पर बताया गया है कि जो साख निर्माण, साख मतलब पैसे के निर्माण से तात्पर्य बैंक की उस शक्ति से है। यानी साख निर्माण क्या होता है, एक बैंक की शक्ति होती है जिसके द्वारा वे प्राथमिक जमाओं का विस्तार करते हैं। यानी प्राथमिक जमाओं का विस्तार करते हैं और बैंक द्वारा साख सृजन की प्रक्रिया वैधानिक आरक्षित अनुपात, यानी वैधानिक आरक्षित अनुपात LRR में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, लेकिन चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल में समझा दूंगा कि क्या ये कहना चाहता है। तो देखिए व्यावसायिक बैंक द्वारा साख निर्माण का मतलब क्या है कि एक व्यावसायिक बैंक है। व्यावसायिक बैंक क्या है, जो कि बिजनेस के लिए काम करेगा, अपना उद्योग के लिए काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो उद्योगपति और बिजनेसमैन को जो पैसा उधार देता है वो व्यावसायिक बैंक है। ठीक है, तो यहाँ पर और ये क्यों देता है, ये बड़ी मात्रा में पैसा वापस मतलब उधार देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये काम होता है। अब देखिए ये LRR क्या है, यहाँ पर वैधानिक आरक्षित अनुपात यानी LRR जो है क्या चीज़ है ये बताया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है वैधानिक, क्या लिखा है, वैधानिक आरक्षित अनुपात। इसका मतलब है कि बैंक जो है अपने पास कुछ पैसा ये अपने पास जमा रखती है। ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कैसे समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर ये व्यक्ति हैं, बहुत सारी व्यक्ति हैं। ठीक है, अब ये जनता है, जनता क्या करेगी, अपना पैसा जमा करेगी बैंक के अंदर। ठीक है, जनता ने पैसा जमा कर दिया बैंक में। उसके बाद ये जनता पैसा जमा करेगी बैंक में, तो ये क्या है,
ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लीजिए इस जनता का पैसा 1000 रुपये आया, एक व्यक्ति का मान लीजिए 1000 रुपये आया, ठीक है। अगर मान लीजिए 1000 रुपये यहाँ पर जमा किया गया, तो ये क्या करेगी बैंक क्या करेगी कि ये पूरा पैसा अपने पास नहीं रखेगी। ये बैंक जो है अपने पास पूरा पैसा नहीं रखेगी। ये क्या करती है बैंक, ये किसी तीसरे व्यक्ति को, किसी अन्य व्यक्ति को पैसा यहाँ पर पूरा का पूरा नहीं दे सकती, क्योंकि हो सकता है ये वाला व्यक्ति जिसने पैसा दिया है, इसको ज़रूरत पड़ जाए और ये बैंक में जाकर अपना पैसा निकालने आ जाए, तो क्या होगा? तो बैंक के लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तो क्योंकि इसके पास तो पैसा है ही नहीं, इसने पैसा इसको दे दिया, अब बैंक से निकालने आ गया ये व्यक्ति अपना पैसा, तो क्या करेगी बैंक? ठीक है, तो इस समस्या को सुलझाने के लिए बनाया गया है LRR। तो ये LRR क्या है, इसको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर है वैधानिक आरक्षित अनुपात। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो है इस बैंक को, यहाँ पर जो है इस बैंक के अंदर जो है 10% का हिस्सा अपने पास रखेगी, बाकी जो है इसको दे देगी, ठीक है। और ऐसा ही ये बैंक हर उपभोक्ता के साथ करेगी। इसके भी 10,000 लेगी, इसके बाद 1000, मतलब इसके हर व्यक्ति के इतना पैसा लेगी, उसका हर व्यक्ति का जो है 10% अपने पास रखेगी और बाकी पैसा जो है किसी तीसरे व्यक्ति को दे देगी, ठीक है। उस पर इंटरेस्ट लेगी। और यहाँ पर ये क्या है, अब ये 1000 रुपये को ये यूज कर सकती है 10,000 रुपये तक, ठीक है। ये बैंक क्या कर सकता है, 1000 रुपये को ये 10,000 तक यूज कर सकता है। अब आप कहेंगे कैसे? बिल्कुल कैसे, कि आप अगर यहाँ पर 10,000 तक कैसे यूज कर सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि अगर यहाँ पर इसका 10% कितना हो रहा है, 100 रुपये। 10% कितना है, 100 रुपये, यानी 100 रुपये ये अपने पास रखती है बैंक, और 1000 में से और 900 रुपये, ठीक है, 10% अपने पास रखेगी। तो यहाँ पर 900, यहाँ पर क्या है, कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 10% अपने पास रखती है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये कुछ पैसा रखेगी अपने पास और बाकी पैसा इसको उधार दे देगी। इससे क्या होगा कि ये व्यक्ति जो है यहाँ पर पैसा लेगा और यहाँ पर 10% होगा, औरों का 10% होगा, तो ये यहाँ से जो अगर इसको ज़रूरत पड़ी और पैसा लेने आया तो ये पैसा इसको मिल जाएगा और इसके बैंक अकाउंट में इसको शो करेगा 1000 रुपये, ठीक है। बस इसको लिख के दे दिया जाएगा कि आपके बैंक में 1000 रुपये पड़ा हुआ है। वास्तविक रूप में उतना पैसा जो है, अगर मैं मान लूँ 1000 रुपये तो होगा बैंक के पास, लेकिन अगर वहीं ये करोड़ में, लाखों में होता, ठीक है, लाखों करोड़ों में ये अमाउंट होता, तो क्या करते? तब बैंक के पास उतना पैसा अगर नहीं है तो वो बैंक ऐसे ही करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया ये चीज़ क्या चीज़ है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, जमा का सृजन, ठीक है। प्रारंभिक जमा और जमा गुणक, तो इनको करते हैं, यानी जमा का सृजन कैसे होता है, प्रारंभिक जमा, ठीक है, जमा गुणक, तो कितना गुणक, यहाँ पर कितनी गुणा जमा किया गया है वो सारी चीज़ें। और उसके बाद आता है शुद्ध निवल साख का सृजन, जमा सृजन माइनस प्रारंभिक जमा, ठीक है। तो अगर आपको शुद्ध या साख सृजन निकालना है तो जमा जितनी की गई है उसमें प्रारंभिक जमा को घटा दें, तो उसके बाद आपका जो है निकल के आ जाएगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर केंद्रीय बैंक के बारे में। केंद्रीय बैंक क्या होता है, एक देश की बैंक वित्तीय प्रणाली में सर्वोत्तम संस्था होती है। एक देश में बैंक वित्तीय प्रणाली की सर्वोत्तम संस्था है जो देश के मौद्रिक तथा बैंकिंग ढांचे का संचालन, नियंत्रण, निर्देशन एवं नियमन करती है तथा देश के हित में मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। तो केंद्रीय बैंक क्या होती है, एक प्रकार की जो है वित्तीय प्रणाली की सर्वोच्चतम संस्था है। यानी आप देखेंगे बैंक तो बहुत होते हैं देश में, बैंक तो बहुत सारे होते हैं देश के अंदर, लेकिन जो सबसे बड़ा और सबसे प्रभावशाली जो बैंक है वो केंद्रीय बैंक कहलाता है। कौन सा बैंक है, केंद्रीय बैंक है, ठीक है। सबसे बड़ा और प्रभावशाली बैंक हमारा केंद्रीय बैंक है, जो कि सर्वोत्तम संस्था है। क्या है, सर्वोत्तम संस्था है, जो एक देश की मौद्रिक यानी बैंकिंग ढांचे का संचालन, जो कि एक देश की, एक पूरे देश की बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर सकता है, एक देश की मौद्रिक ढांचे का जो पैसा आता है देश में, उस पैसे को जो है उसका जो है मौद्रिक ढांचे का संचालन
मतलब उसे इकट्ठा करता है ये, उसके बाद उसका नियंत्रण करता है कि कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ठीक है। उसके बाद निर्देशन करता है, उसके बाद नियमन करता है। तो ये सारी चीज़ें संचलन, निर्देशन, संचलन, नियंत्रण, निर्देशन एवं नियमन करती है तथा एक देश के एक यानी और साथ ही जो है कि एक हित में देश जो है, देश के हित में क्या सही है क्या गलत है उसके लिए ये कानून बनाती है, नीतियों का निर्माण करती है, उसे हम केंद्रीय बैंक कहते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं केंद्रीय बैंक के कार्य कि केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं। तो सबसे पहला जो काम होता है केंद्रीय बैंक का, नोट निर्गमन एकाधिकार होता है, अर्थात जो है वैधानिक मुद्रा का जारी करता बैंक है, यानी जारी करता बैंक है, ठीक है। क्या करता है? जारी करता है बैंक। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे बैंक का काम होता है, मुख्य काम जो होता है बैंक का, केंद्रीय बैंक का, वो नोट का निर्गमन करता है। निर्गमन मतलब नोट छापता है। तो यहाँ पर क्या होगा, नोट की छपाई करता है ये, ठीक है, नोट की छपाई करेगा। तो बहुत सारे नोटों की क्या करता है बैंक, केंद्रीय बैंक नोटों की छपाई करता है और ये छपाई करने का सिर्फ एक का अधिकार इसके पास है, यानी और कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो कि नोटों की छपाई करता हो। केंद्रीय बैंक ही एक ऐसा बैंक होता है जो कि नोटों की छपाई करता है, अर्थात यहाँ पर वैधानिक मुद्रा का जारी करता होता है, ठीक है, यानी वैधानिक मुद्रा को जारी करता है। तो आपने देखा होगा कि अभी 2000 के नोट चले थे, तो 2000 के नोट्स को चलाने वाला बैंक भी केंद्रीय बैंक था। कोई भी नई करेंसी आए उसको चलाने वाला बैंक ये केंद्रीय बैंक है, उसे छापने वाला ये केंद्रीय बैंक है, ठीक है। और केंद्रीय बैंक ऐसे ही नोट नहीं छापता, केंद्रीय बैंक नोट छापने के लिए भी क्या करता है कि जितने के नोट छापने हैं उतने का सोना, ठीक है, सोना चांदी अपने पास रखता है, उसके बाद उतने के नोट छापता है, या फिर कर्ज लेता है कहीं से तब उसको उतने के नोट आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो उसके बाद दूसरा काम क्या होता है, सरकार का बैंकर है। जो भी सरकार के पैसे होते हैं वो सारे के सारे पैसे केंद्रीय बैंक के पास रखे जाते हैं। उसके बाद अभिकर्ता या सलाहकार होता है, ये सरकार को सलाह भी देता है कि कैसे पैसे कहाँ पर लगाने हैं, ठीक है, किस तरह से विकास करना है, उसके लिए सलाह देता है कहाँ पर कितना पैसा लगाना है, सारी चीज़ें सलाह भी देता है। उसके बाद बैंकों का बैंकर तथा पर्यवेक्षक होता है। अब यहाँ पर बैंकों के बैंकर की बात करें, देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ये नोट्स हैं काफ़ी शॉर्ट्स में हैं, तो मैं यहाँ पर आपको मेन पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, आपको इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करके विस्तार से 4 से 5 लाइन में लिख देना है एक पॉइंट को, ठीक है। आपको क्या करना है एग्जाम में, क्या करना है, जैसे कि नोट का निर्गमन एकाधिकार अर्थात वैधानिक मुद्रा का जारी करता। तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक बात पता चलती है कि जो केंद्रीय बैंक होता है वो नोट को जारी करता है और यानी उनकी छपाई करता है, ठीक है, उनकी छपाई करके उन्हें जारी करता है, लोगों जनता तक पहुंचा देता है, ठीक है। तो ये काम होता है केंद्रीय बैंक का। तो आपको इसको विस्तार में लिखना है 4 से 5 लाइन के अंदर, ठीक है। तो हर पॉइंट को 4 से 5 लाइन में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जैसे कि आपके यहाँ पर 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट को 4 से 5 लाइन में, एक पॉइंट को 4 से 5 लाइन में, फिर एक पॉइंट को 4 से 5 लाइन में ऐसे एक्सप्लेन करना है। जब आप ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है, फुल मार्क्स, कोई भी मार्क्स नहीं काट सकता है, ठीक है। तो आपको बस पॉइंट याद रखना है, नोटों की छपाई, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, नोटों का निर्गमन। आपको अगर कहेंगे तो आपको मैं बता दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में जो है लिखने का पैटर्न कैसा होता है जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिल जाएं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा अगर आप कमेंट करके कहेंगे कि आपको जानना है कि कैसे जो है बेस्ट तरीका जो है बोर्ड में लिखने का क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें, वो मैं आपको बता दूंगा पैटर्न पूरा, ठीक है। तो चलिए अभी हम देखते हैं यहाँ पर, ये आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। उसके बाद सरकार का बैंकर मतलब कि ये सरकार का अपना पैसा रखता है, सारा चीज़ सलाहकार होता है, ये होगा। अब बैंकों का बैंकर मतलब जो बैंक होते हैं, दूसरे बैंक होते हैं, अलग अलग बैंक होते हैं, स्टेट्स में अलग अलग जगह पर बैंक होते हैं, उन बैंकों के ऊपर नज़र रखता है कि कौन सा बैंक, कहीं ये बैंक अपने कस्टमर को बहुत ज़्यादा जो है ब्याज तो नहीं ले रहा है, ठीक है। यहाँ पर दूसरों को जो पैसा जमा कर रहे हैं बैंक में उनको ब्याज मतलब उनसे कहीं मतलब ज़्यादा, उन्हें बहुत ही कम ब्याज तो नहीं दे रहा है। तो ये सारी चीज़ें निर्गमन, कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है बैंक में। तो इस तरह का ये सारा जो है ये केंद्रीय बैंक इन पर नज़र रखता है, पर्यवेक्षक होता है, ठीक है। और यहाँ पर बैंकों का बैंक, और साथ में इन बैंकों का पैसा भी
अपने पास रखता है। ठीक है, तो बैंकों का बैंकर हो गया, इन पर नज़र रखने वाला हो गया। ठीक है, तो ये बैंक होता है। उसके बाद आता है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण क्या होता है? साख को नियंत्रित कर सकता है। अब आपको पता है कि ये केंद्रीय बैंक बहुत बड़ी संस्था है, यानी बहुत बड़ी वित्तीय संस्था है, जो कि नोट छापने का अधिकार रखती है। यानी इसके पास पूरा अधिकार है कि ये पूरी देश की करेंसी को बदल सकती है, देश का कंट्रोल इधर से उधर कर सकती है। ठीक है, तो ये साख नियंत्रण करती है। ठीक है, तो साख नियंत्रण में तो मान लीजिए अभी क्या हुआ था, जैसे कि बहुत सारे यहाँ पर क्या हुआ था, पुराने 500 के नोट जो थे, ठीक है, 500 रुपये के नोट जो चले थे, वो क्या किए थे, सरकार ने बंद कर दिए थे। तो बैंक ने उसको बंद कर दिया था। ठीक है, और दूसरे नोट जारी किए थे। तो उससे क्या हुआ था, यहाँ पर पैसों की कमी आ गई थी। सरकार ने यहाँ पर जो है 500 नोटों की कमी आ चुकी थी। तो इससे क्या हुआ, तो नोट छापना शुरू किया इन्होंने। तो इस तरह से ये साख को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये पैसे ये पता नियंत्रित कर सकता है कि किसके पास कितना पैसा होना चाहिए। तो ये साख को नियंत्रित करता है। ठीक है, विदेशी मुद्रा एकमात्र संग्रहण और संरक्षण, और साथ में विदेश से जो मुद्रा आती है, तो यहाँ पर क्या है, देश है ये, अगर मैं मान लूँ देश है, तो देश के बाहर से जो पैसा आता है वो भी ये देखता है। केंद्रीय बैंक का काम होता है कि उसको रखे और उसका जो है उसकी गणना करे और उसका जो है रिकॉर्ड रखे। तो यहाँ पर हमने 5 पॉइंट डिस्कस किए। क्या क्या है? नोट का निर्गमन, नोट की छपाई होती है। दूसरा, सरकार का बैंकर होता है। ठीक है, सरकार का बैंकर मतलब सरकार का पैसा अपने पास रखता है। अभिकर्ता का सलाहकार होता है, मतलब ये लोगों को सलाह भी देता है। बैंकों का बैंकर होता है, यानी ये बैंक केंद्रीय बैंक दूसरे बैंकों के पैसे अपने पास रखता है और साथ ही उन पर नज़र रखता है कि इलीगल काम ना हो रहा हो। और साख नियंत्रण मतलब साख नियंत्रण करता है कि बाजार में कितना धन उपलब्ध है, उसे नियंत्रित करता है। ठीक है, कम ज़्यादा करने के लिए। और उसके बाद विदेशी मुद्रा संग्रहण और संरक्षण। ठीक है, विदेश से जो मुद्रा आती है उसका संग्रहण करता है, इकट्ठा करता है और संरक्षण करता है, उसके बचाव के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो ये 5 के 5 पॉइंट है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये आ गए हैं तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म होती है। यहाँ पर हमने केंद्रीय बैंक तक कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे रेपो दर। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे टर्म हैं और ये मनी एंड बैंकिंग का चैप्टर इसी तरह से चलता जाएगा। मैं कोशिश करूँगा 2 से 3 पार्ट में जो है डिवाइड करके आपको जो है पूरा चैप्टर समझा दूँ। तो देखिए ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो यहाँ पर क्यों होती है, क्योंकि मैं सारी चीज़ें बहुत डीपली समझाता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं आपको रट्टा मारने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ कि अगर आपने ये सारे तरीके कि इस तरह से आपको एक बार आपने ध्यान से वीडियो देख लिया ना, बिना स्किप किए, तो आप मैं इतना कह सकता हूँ कि आपको ये जो पॉइंट है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही याद हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं आपको ये बिल्कुल डीपली समझा रहा हूँ और ये ऐसे याद नहीं होंगे और ये आपको इस तरह से याद नहीं होंगे कि आप आज याद हो गए फिर कल भूल गए। ऐसा नहीं होगा, ये हमेशा याद रहेंगे आपको, क्योंकि मैं आपको डीपली बिल्कुल समझा रहा हूँ और बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको मेरा ये जो तरीका है आपको पसंद आ रहा होगा। और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दे वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो है दोस्तों के साथ शेयर कर दें। ठीक है, और हो सके तो अगर आपको डाउट है कोई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और ऐसे ही और मेहनत करने और ऐसी और वीडियो बनाने के लिए जो है मोटिवेशन मिलता है और ऐसी वीडियो हम बनाते रहेंगे। तो इसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए। बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। तो चलिए अब मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।